प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत विषय संजीदा है, उम्मीदों के अनुरूप है, लेकिन बात करना जरूरी है। देश की सियासत में तकरीबन एक दशक पहले वैकल्पिक राजनीति की एक उम्मीद बंधी थी और ये जो उम्मीद बंधी थी उसके नायक या महानायक उस समय के कहें तो वो अरविंद केजरीवाल थे। अरविंद केजरीवाल ने एक प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी को भुलाकर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देश बदलने के लिए कुछ लोगों का संगठन बनाया और उसके माध्यम से एक जनभावना इस रूप में पैदा की कि देश में सब कुछ बदला जाना बहुत जरूरी है और परंपरागत राजनीतिक दल और राजनेताओं के बस की ये नहीं है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने जनता को यह बताने की चेष्टा की लगातार कि देश को किस प्रकार से लूटा जा रहा है, किस प्रकार से गैर जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। और इसको चरम तब मिला जब लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना हजारे का साथ अरविंद केजरीवाल को मिल गया। उसके बाद की कहानी आपको पता है, किस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, तत्कालीन यूपीए सरकार को घुटने पर आना पड़ा। पर जो अरविंद केजरीवाल एक समय राजनीति से तौबा तौबा की बात कहते थे, उन्होंने कहा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए राजनीतिक दल बनाना जरूरी हो गया है और इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी नामक एक राजनीतिक संगठन अस्तित्व में लाया। आम आदमी पार्टी ने एक दशक में राजनीतिक क्षेत्र पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। बेहद कम समय में जहां एक और तीन बार देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने में आम आदमी पार्टी सफल रही, वहीं पंजाब जैसे राज्य में भी एक तरफा जीत हासिल करके राजनीतिक पंडितों को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने चौंका दिया। आम आदमी पार्टी ने एक दशक के भीतर ही राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया। लेकिन इन उपलब्धियों के बीच में वो दावे और वो उम्मीदें धराशायी हो गई जो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से लोगों ने बांधी थी। इस हालिया संपन्न दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और स्वयं अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना तो दूर, विधायक बनने से भी महरूम रह गए। हम इतनी सारी बात क्यों कर रहे हैं? हम इतनी सारी बात इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली की नवनिर्वाचित विधानसभा में कल नई सरकार के द्वारा पुरानी सरकार के कामकाजों के आधार पर कैग की रिपोर्ट को पटल पर रखा गया और ये जानकर हम सब हैरत में रह गए कि जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की हिमायती हुआ करती थी, उसने तकरीबन 8 साल तक कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखना जरूरी ही नहीं समझा या इरादतन रखा ही नहीं, ताकि उसके कामकाज पर उठ रहे सवाल जनता के बीच में ना आ जाए। अब जब से ये रिपोर्ट सदन के पटल पर आई है, भाजपा हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है और आम आदमी पार्टी भी हमलावर होने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि इस कैग रिपोर्ट में जो 2000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है शराब नीति के चलते, वो मूलतः कांग्रेस के दौर का है। पर महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि कैग जैसी व्यवस्था के द्वारा आई रिपोर्ट आम आदमी पार्टी प्रस्तुत करने के संदर्भ में संकोच क्यों करती रही? अगर शराब नीति के संदर्भ में सब कुछ ठीक था तो फिर आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने अपनी ही नीति को वापस क्यों लिया? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक जीवन में उस इज्जत, प्रतिष्ठा और समर्थन के साथ सक्रिय रह पाएंगे जो अतीत में उनके साथ इस देश की जनता ने जोड़ रखा था? सवाल महत्वपूर्ण है। इन सवालों के उत्तर के लिए 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले लेकिन समय है आज का विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल है। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि अति अगर अच्छाई की हो तो वह भी अंततः बुराई में तब्दील हो जाती है। विलियम शेक्सपियर बहुत महान लेखक हुए हैं। लंदन के पास उनका जन्म स्थान है, मेरा जाना हुआ वहां पर। उन्होंने कितने शताब्दियों पहले इस तरीके का विचार दे दिया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में शायद अच्छाइयों को लेकर उम्मीदों का पहाड़ कुछ जरूरत से ज्यादा ही ऊंचा हो गया था, इसलिए इस प्रकार के दृश्य शायद देखने को आते हैं। यह हमारा पूर्वाग्रह है या वस्तु स्थिति है, इसके संदर्भ में विचार करते हैं
अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। चार खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। मुकेश त्यागी जी मेरे साथ में, जो भारतीय जनता पार्टी इस कैग की रिपोर्ट के बाद में हमलावर है, उस भाजपा के प्रखर प्रवक्ता हैं मुकेश त्यागी जी, जिनको जवाब देना है, अर्थात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं। संवैधानिक विषय जब भी होते हैं वह हमारे मददगार रहते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के यशस्वी पूर्व प्रधान सचिव रहे हैं देवेंद्र वर्मा जी। हर नाजुक मौके पर हम उन्हें याद करते हैं और उदारता के साथ वो हमारे साथ जुड़ते हैं। आपका स्वागत है देवेंद्र जी, खासतौर पर इस नाजुक समय पर। और साथ ही हमारे साथ है तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, खरी खरी कहते हैं, 90 तुला अंदाज पे कहते हैं। प्रेम जी, आपका भी स्वागत। चर्चा की शुरुआत वैभव श्रीवास्तव जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बयानों पर दृष्टि डालेंगे और उन बयानों के साथ में वैभव श्रीवास्तव जी से ही जानेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। सरकार ने बार बार कहा कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के सरकारी खजाने को, एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। जो कैग रिपोर्ट में सामने आए थे, जिसको पिछले 3 साल से केजरीवाल जी ने दबा रखा था, जिसमें शराब की सप्लाई को लेके जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें भी घोटालों की बात सामने आई, ऐसी 14 रिपोर्टें जो हैं वो एक एक करके अब टेबल होंगी। अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल के अंदर जो लूट सूट दिल्ली के साथ की गई, उसके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। आप सोचिए कि कितने कट्टर बेईमान हैं अरविंद केजरीवाल जी, इतने कट्टर बेईमान हैं कि कैग की रिपोर्ट भी टेबल नहीं होने दे रहे थे, वो भी 3 साल से। तो वैभव जी, भारत के संविधान में कैग के संदर्भ में व्यवस्था है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक सामान्य परंपरा रही है, और परंपरा ये रही है कि हर साल कैग की रिपोर्ट विधानसभा के सत्र में सदन के पटल पर रखी जाती है और इसके माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को जानने का मौका मिलता है कि सरकार ने कैसा काम किया, किस तरह काम किया, कहाँ चूक हुई, कहाँ बेहतर हुआ। और आप मतलब आम आदमी पार्टी, जो सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की सबसे बड़ी पैरोकार अपने आप को बताती थी, उसने कुछ नया करना तो दूर की बात, जो संविधान की व्यवस्था थी उसको भी ताले के साथ में अंदर कर देना चाहा। ऐसा आपने क्यों किया, किसके लिए किया और किस तरह किया? कुछ खुलासा कीजिए ना वैभव जी, अगर करने का मन हो तो। हम लोग बहुत इच्छुक हैं। हिमांशु जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। प्रेम जी, मुकेश जी, देवेंद्र जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। हिमांशु जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, और इन फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि यहाँ की हमारी जो सीएम थी, सिटिंग सीएम आतिशी जी ने उन सारी कैग रिपोर्ट को अपने मुख्यमंत्री ऑफिस से क्लियर करके स्पीकर साहब के पास भेज दिया था। तो अगर कोई ये बात बार बार हो रही है कि कैग रिपोर्ट रोका, कैग रिपोर्ट रोका, ये बहुत क्लैरिटी है कि दिसंबर टू बी स्पेसिफिक 14 या 12 दिसंबर के आसपास सारी कैग रिपोर्ट स्पेसिफिकली स्पीकर साहब के पास भेज दी गई। अब आते हैं कि ये बहुत सारी कैग रिपोर्ट एक्यूमुलेट हो गई थी। नहीं, रुकिए वैभव जी, क्या इतना सरल मामला नहीं है। एक तो ये जो कैग की रिपोर्ट होती है ना, ये बजट सत्र के अंतर्गत प्रस्तुत होती है पूरे साल के संदर्भ में। आप उस समय पर हवाला दे रहे हैं जब सत्र आने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। दिसंबर 2024 में हमारी मुख्यमंत्री आतिशी जी ने क्लियर करके स्पीकर के यहां भेज दिया था। कब भेज दिया था? जब विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की स्थिति नहीं रह गई थी। क्या दलील है वैभव जी? मुग्ध हो गया आपकी दलील पर। एक दूसरा, आप तो कई साल से प्रस्तुत नहीं कर रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में थे, जब मुख्यमंत्री के तौर पर थे, उस समय की कैग रिपोर्ट आतिशी जी क्लियर कर रही है दिसंबर 2024 में। आप तो मिनटों में फाइल क्लियर करने वाले लोग थे। 24 घंटे भी हमारे पास कोई फाइल रुकेगी नहीं, ये बात कहने वाले लोग थे। हर चीज जनता के बीच में जाएगी, ये बात का दावा करने वाले लोग थे। यहीं से शुरुआत कीजिए, बाकी दलील बाद में है वैभव जी। आपने वर्षों तक कैग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर आने नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि आप रोक नहीं सकते, यह संवैधानिक बाध्यता है, तब जाके सदन के पटल पर रिपोर्ट आ रही है। अब आप कहें। नहीं, हिमांशु जी, मैं बताएं आपको पूरी बात, मैं उस बात पे भी आ रहा था जो आप अभी क्वेश्चन रख दिए कि वो
कि क्यों डिले हुआ इन रिपोर्ट्स को आने में। देखिए 2-2.5 साल तक आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को लगभग पैरालाइज करने का काम किया। 6-6 महीने 1.5 साल तक आपने सिटिंग डिप्टी सीएम को जेल में डाल दिया, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, विभिन्न तरीके। तो ये डिले होने का कोई स्वाभाविक और एडमिनिस्ट्रेटिव कारण था कि पूरी सरकार को एक तरह से न चलने के लिए पुश किया गया। तो इस वजह से तो, और पहली बात, आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी ने और हमने अभी भी सारी की सारी कैग रिपोर्ट्स का स्वागत किया, क्योंकि ये कैग रिपोर्ट्स में जो एक्साइज पॉलिसी के ऊपर आई हुई है उसने आम आदमी पार्टी जो बातें कह रही थी उसको सत्यापित किया है, उसको जस्टिफाई किया है पहले दिन से। और आज भी आम आदमी पार्टी न्यू एक्साइज पॉलिसी पे स्टैंड पे कायम है। वो कायम इसलिए, मैं आपके साथ देखिए हवाबाई बातें नहीं करूंगा, फैक्ट के साथ बातें करूंगा हिमांशु जी, और सारी चीजें वो मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा, क्योंकि यही नई एक्साइज पॉलिसी इस समय पंजाब में इंप्लीमेंटेड है। 2022 में न्यू एक्साइज पॉलिसी को हमने पंजाब में इंप्लीमेंट किया, और एज पर द फिगर्स 2021-22 में जो रेवेन्यू 6,158 करोड़ का होता था, 2024-25 में वो लगभग 10,146 करोड़, 65% इंक्रीज इन द स्टेट रेवेन्यू ये आया है। ये तो प्रॉफिट टू पब्लिक एक्सचेकर है। तो हम न्यू एक्साइज पॉलिसी पे कायम हैं और रहेंगे, क्योंकि न्यू एक्साइज पॉलिसी आज भी और एज पर द कैग रिपोर्ट भी ये पब्लिक को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसी थी, मोर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, लेस ब्लैक मार्केटिंग प्रोड्यूस करने वाली पॉलिसी थी। और ये हम नहीं कह रहे, कैग रिपोर्ट कह रही है, चैप्टर 8 के पेज नंबर 87 पेज नंबर पे, न्यू एक्साइज पॉलिसी के तहत इट इज अ पॉलिसी विच इज मोर ट्रांसपेरेंट, लेस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज देयर, लेस ब्लैक मार्केटिंग इज देयर, और दिल्ली सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने वाली पॉलिसी है। ये हम नहीं कह रहे, ये क्या कह रहा। पॉइंट क्या हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है, क्योंकि इनके हाथ से ये सारे, देखिए शराब बेचने वाले थे कौन, सब जानता है किस पार्टी से संबंध रखने वाले लोग थे ये। इनके हाथ से जब ये मलाई जाती हुई दिखी, भारतीय जनता पार्टी और इनके एलजी साहब, इनकी एजेंसियों को तिलमिलाहट हो गई, और इसलिए इन्होंने इस तरह फर्जी एक घोटाले रचे। आज तक ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी एक चवन्नी भर का कोई भी ये भ्रष्टाचार साबित कर पाए, और कर भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि एकमात्र पॉलिसी है जिससे जनता को फायदा हुआ। देखो वैभव श्रीवास्तव जी, दलील तो आपकी मैंने सारी सुन ली, और एक पन्ने की 4 पंक्तियां भी आपने सुना दी, लेकिन दलील आपकी बड़ी लचर है। आपने कहा कि 1.5 साल तक हमारी सरकार को पैरालाइज करके रखा, इसलिए रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए। अरे जो पार्टी और जो सरकार दिल्ली में बैठे बैठे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ललकारती रहती है, जिस सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद भी ये दावा करते हैं कि एक नागरिक को भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी, वो सरकार कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने के संदर्भ में लकवाग्रस्त होने की दलील दे रही है। जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री एक भाषण देने के लिए चाहे जब विधानसभा का सत्र बुला लेता था, उसे कैग की रिपोर्ट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सरकार की दिखाने के लिए सत्र बुलाने की जरूरत नहीं समझी। एक तो यह सवाल। दूसरा, जो आप 4 लाइन सुना रहे हैं उसी रिपोर्ट में जो 166 पन्ने की है, उसमें बताया गया है कि आपकी नई पॉलिसी में गैर अनुकूल क्षेत्रों में खुदरा दुकान न खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सरेंडर किए गए लाइसेंस को फिर से टेंडर न करने से 890 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, और जोनल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेने से 27 करोड़ का घाटा हुआ। आपके हिस्से में 2000 करोड़ की लूट और झूठ के आरोप दोनों विपक्षी दल कह लीजिए, कांग्रेस और भाजपा मिलकर लगा रहे हैं। वैभव जी, आपकी टिप्पणी मिले तो फिर मुकेश जी के पास चलो। ठीक है हिमांशु जी, मैं फिर से फैक्ट पे आ जाऊं। ये जो कैग की एनालिसिस आई है, कैग की एनालिसिस में क्या था कि लगभग 4,152 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आता था, 108 करोड़ का, और लगभग 8,900 के आसपास की इसकी प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी। मतलब अनुमानित इससे कमाई लगभग 8,000 समथिंग 1 करोड़, ये इस न्यू पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन से बात हुई।
जो अनुमानित जो कमाई हुई थी वो 6,500 करोड़ हुई थी, मतलब 2,002 करोड़ के आसपास का ये जो बोला जा रहा है लॉस दिखाए, लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर। अब ये लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर हुआ क्यों? ये लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर इसलिए हुआ क्योंकि बिटवीन द पॉलिसी, जब पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई 2021-22 में, 20-21 तक तो न्यू ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी, उसको हटा के हमने 21-22 में नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आए। तो ये अब आप ये हिमांशु जी सोचिए कि एक 20-21 तक एक पॉलिसी चल रही थी ओल्ड एक्साइज पॉलिसी, उसमें कमाई थी 4,108 करोड़ रुपए। नई पॉलिसी जो इंप्लीमेंट की गई 21-22 में, उसमें लगभग 6,500 करोड़ के आसपास की कमाई हुई। तो 2,000 करोड़ के आसपास का हमने एक सडन जंप दिया नई पॉलिसी के इंप्लीमेंट होने के बाद। अब ये जो लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर बताया जा रहा है, क्योंकि ये पॉलिसी पूरे साल चलने के बीच में ही रोक दी गई, वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सीबीआई ने एफआईआर कर दी, ईडी ने अपनी ईसीआईआर रिपोर्ट जमा कर दी, और एलजी साहब पर्सनली अधिकारियों को हड़का रहे थे कि कोई साइन नहीं करेगा, कोई साइन नहीं करेगा, चलने मत दो। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी आम आदमी पार्टी की। अब आप ये बताइए कौन सी ऐसी सरकार होगी जिसमें सरकार का फायदा हो रहा है और वो घोटाला है? मतलब पहले 4,108 करोड़ की कमाई हो रही थी, अब हमने 6,500 करोड़ की कमाई। तो वैभव जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो नई नीति के माध्यम से सरकार के रेवेन्यू में 2,000 करोड़ की वृद्धि कर दी, पर भाजपा और गवर्नर साहब को ये तरक्की भा नहीं रही थी, रुकावटें डाली, और इसके चलते ये पॉलिसी, ये नीति बीच में ही रोक देनी पड़ी। ये उनकी दलील है। पर वैभव जी पूरी बातचीत में ये दलील नहीं दे पाए कि जो आम आदमी पार्टी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की पक्षधर थी, कैग की रिपोर्ट को तालों के अंदर क्यों रखी रही है? दलील है पैरालिटिक गवर्नमेंट चला रहे थे। पर मुकेश त्यागी जी मेरे साथ में है। मुकेश जी ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? विरोधी दल की सरकार हो, उसको जिंदा रहने के लिए भी एक एक सांस के लिए तरसा देते हैं आप। आरोप है वैभव जी का, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं आप लोग, बहुत प्रताड़ित करते हैं, एजेंसियों के माध्यम से सताते हैं, और उसके बाद में इन्हीं को दोषी भी ठहराते हैं। ऐसा सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं मुकेश जी? पहले तो डॉक्टर हिमांशु, आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। और मैं समझता हूं कि शुभ दिन दिल्ली के आ गए हैं और चोर पकड़ा गया है, चोर नहीं डकैत पकड़ा गया है। जिस प्रकार से केजरीवाल जी ये कहते थे कि मेरा ये रेफरेंडम है, दिल्ली के असेंबली का चुनाव मेरे लिए रेफरेंडम है, अगर इन्होंने मुझे जिताया तो समझ लीजिए कि मुझे जो है एक प्रकार से जनता के न्यायालय ने मुझको दोष मुक्त कर दिया है। उनकी शिकस्त बहुत बुरी हुई, वो खुद भी हार गए। मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक हार है। और इसके अलावा इनके दिग्गज नेता भी चले गए, जेल भी गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगातार इनको इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दिए कि आप सीएजी की रिपोर्ट जो है असेंबली के स्पीकर को भेजिए। वहां बेशर्माई से नहीं, 353 दिन तक ये चौधरी सीएजी रिपोर्ट को अपने पास छुपा के रखे। इनकी उम्मीद ये थी कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी और फिर हम अपने मनमाने तरीके से उस रिपोर्ट को कैसे पेश करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो उनका जो आचरण है, चाहे वो ईडी के नोटिस हो, 8 नोटिस के बाद वो उनके आगे, फिर वे एक टाइम कहते थे अगर कोई मेरे नेता के ऊपर आरोप भी लगाएगा तो मैं उसको कहूंगा कि आप जो है अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। मैं शीश महल, मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अगर बताया जाए तो जिस तरह से रक्षक जो है भक्षक बना, साजिश थी पार लगाने की, वो साजिश थी पार लगाने की और वादा था पार लगाने का और साजिश थी नाम डुबोने की। तो ये दिल्ली की जनता के साथ जो इन्होंने एक प्रकार से छल किया है, कपट किया है, चोरी की है, डकैती की है, तो आज सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से वो धीरे धीरे सब उजागर होती जा रही है। अभी पर मैं मुकेश जी आपको बीच में रोकना चाहता हूं, वाकई कैग की रिपोर्ट इतने भरोसेमंद है? कैग की रिपोर्ट के आंकड़े वाकई सत्यता के अनुरूप होते हैं? अतीत में कैग की रिपोर्ट सरकारें गिराने के तो काम आई है, पर आंकड़ों के स्तर पर अपनी विश्वसनीयता को प्रमाणित करने में नाकाम रही हैं। यूपीए सरकार के संदर्भ में 2G स्पेक्ट्रम, कोल स्कैम के संदर्भ में वो 1,47,000 करोड़ कभी दिखे नहीं। और अगर कैग की रिपोर्ट सही है मुकेश जी, तो वर्तमान केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भी बड़े गंभीर प्रश्न कैग की रिपोर्ट में आए हैं। चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रति किलोमीटर 206 करोड़ रुपए की लागत का मामला हो, तो उस पर भी आप उतने ही संजीदा है ना,
उतना ही भरोसा करते हैं ना, और उस पर उतनी ही कार्रवाई के संदर्भ में आपकी प्रतिबद्धता है जितनी आप दिल्ली सरकार की इस कैग रिपोर्ट को लेकर संजीदा हो उठे हैं। ऐसा लग रहा है बस फांसी देने की ही देर है। देखिए, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बड़ा तीसरी बार कार्यकाल में आ रहे हैं और कोई भी इनके खिलाफ आज तक आप ये बता दीजिए कोई चार्जेस प्रूव हुए हैं। इनके तो 3 मंत्री जा चुके हैं। अब ये देखिए, क्रिमिनल लॉ में कोलैबोरेटरी एविडेंस की वैल्यू होती है। इनके 3 को लगातार जो है, सत्येंद्र जैन ले लीजिए, संजय सिंह ले लीजिए, केजरीवाल जी खुद को ले लीजिए, मनीष सिसोदिया जो उनके उप मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने देखो मुकेश जी, मतलब क्या है, आपने दलील ऐसी दे दी है। एक बार केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली पुलिस दिला देते, फिर देखते हैं भाजपा के कितने नेता जेल के अंदर दिखाई देते हैं। आप जितना भी उल्लेख कर रहे हैं ये भी आरोपों के ही घेरे में हैं, प्रमाणित तो इनमें से कोई भी नहीं है। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, एजेंसियां आपकी हैं। मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि चलिए मान लीजिए केजरीवाल जी के पास पुलिस का अधिकार नहीं था। अगर प्रतिशोध की राजनीति होती तो कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार थी, वहां पे कोई एक प्रकार का कोई प्रशासनिक कार्यवाही करते हमारे किसी पूर्व मंत्री के ऊपर, नहीं कर पाए। तो अभी इनको किसने रोका था? ये तो 11 साल सरकार में थे। तो कोई एसीबी, इनके पास लोक आयुक्त है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, तमाम ऐसे। वो क्या है मुकेश जी, मुझे माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है। हालांकि ये जिम्मेदारी वैसे वैभव जी की है, पर मेरे कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा, मैं बीच में बोलने नहीं देता। मतलब आप अपने आप को इतना हल्का क्यों आकर हैं, इतना कमजोर क्यों आकर हैं, इतना लाचार क्यों आकर हैं? अरे ठीक है, हिमाचल में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है, पर दिल्ली में किसकी सरकार है? दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है। इतना कमजोर आंकते हैं क्या आप अपने नेताओं को? मुकेश जी, हमारी बहुत पारदर्शी नीतियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी तभी जो है आज हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोई ऐसे वैसे काम करके नहीं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनती है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF हमारे देश की आर्थिक प्रगति, त्वरित प्रगति के लिए सराहना लगातार करती आई है। और आज हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी आज सम्मान है वो अद्वितीय है। तो ये कहना कि भाई देखिए ऐसा है, यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस है। आप अभी एक RTI ने डाला, उसका नाम है कन्हैया लाल, उसने लगा 1,41,00,000, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, इतने यूनिट्स इन्होंने खर्चे किए हैं। 700 यूनिट पर डे के हिसाब से खर्चे किए हैं। 16 AC चलते थे। ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको भेज दूंगा। तो ये इनका करप्शन तो जो है, मैं समझता हूँ आसमान छू गया। ये किसी भी प्रकार से इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहां इन्होंने करप्शन नहीं किया। चाहे वो आप ले लीजिए मोहल्ला क्लिनिक को ले लीजिए, CAG की रिपोर्ट आप पूरी तरह से विश्लेषण करिए तो आपको पता लगेगा कि जो इनको आबकारी नीति है उसमें तो खैर घपला लगातार क्या, क्यों विड्रॉ की आपने आबकारी नीति? और अगर पुरानी आबकारी नीति में गड़बड़ थी तो आपने जो है 7 साल लगातार उस आबकारी नीति को क्यों इंप्लीमेंट किया? केजरीवाल पढ़े लिखे आदमी है, IIT खड़गपुर के आदमी है और वो इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं। उनको 7 साल लगा इस पता करने में कि पुरानी पॉलिसी फॉल्टी है और उसके बाद इन्होंने विड्रॉ कर लिया। और तमाम ऐसे हैं जहां पे नॉन कंफर्मिंग एरियाज में उन्होंने लाइसेंस दिए, मैन्युफैक्चरर्स में 1% अपने आदमी को घुसा करके उनको, ताकि बिडिंग में क्वालिफाई कर से अपने आदमी दिए। कंसल्टेंट लगाए, उसमें एक भी कंसल्टेंट क्वालिफाइड नहीं था, उसको ऐसे अप्रूव दे दिया। BI से स्टैंडर्ड होना था, उसका स्टैंडर्ड कंप्लायंस नहीं किया। इन्होंने तमाम प्रोसीजर जहां पर लगता था 10 करोड़ का, तो 9,99,00,000 में ही इन्होंने अवॉर्ड कर दिया, ताकि 10 करोड़ के ऊपर जो है उसकी स्क्रूटनी होती है। तो मैं कितना लंबा आपको बताऊं? नहीं, आप मुझे कुछ बात बताओ, बस इतना बता दो कि कैग की रिपोर्ट पर आपका उतना ही भरोसा है ना जितना दिल्ली के संदर्भ में आप जता रहे हैं? तो केंद्र सरकार के संदर्भ में भी कैग ने सवाल उठाए हैं, क्या उनको लेकर भी आप उतने ही मुखर रहेंगे, उतनी ही जवाबदेही के लिए तैयार है? ये बस एक सवाल था मुकेश जी। डॉक्टर हिमांशु, अभी कोई कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। इनके अगेंस्ट जो है ट्रायल चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो कैग जो है रिपोर्ट के आधार पर और भी इन्वेस्टिगेशंस होंगे, क्योंकि वो और भी इन्वेस्टिगेशन होंगे, ये मुकेश जी का कहना है। लेकिन हम बार बार इस बिंदु पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और पूर्ववर्ती इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस बात का हिमायती रहा कि पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आनी चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए। तो हमें उम्मीद तो थी कि कुछ नवाचार होगा, कुछ नए पारदर्शिता के कार्यक्रम सामने आएंगे, पर जो थे
उन पर भी पानी फेरने का काम हुआ, ऐसा बोध हो रहा है। कैग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर न रखने की तत्कालीन आप सरकार की कोशिशों के संदर्भ में हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी, थोड़ा सा रोशनी देंगे कि कैग की रिपोर्ट के संदर्भ में वस्तुतः व्यवस्था क्या है, विधानसभा में यह रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत होती है, किस तरीके से प्रस्तुत होती है और इसके बाद इस पर कार्रवाई क्या होती है? देखिए, ऐसा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक संवैधानिक संस्था है। इसके इतिहास में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन 1860 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब से इसकी स्थापना हुई और धीरे धीरे इसको इंडिपेंडेंस मिला। और हमारे संविधान में भी, जैसा आपने पहले भी बताया, 148, 149 और 150 में इसको शामिल किया गया। और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति है वो भी इतनी इंडिपेंडेंट रखी है कि इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रत्येक एक सेंट्रल के लिए भी और स्टेट के लिए भी इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। इसका आशय ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने ज्यादा फंड्स हैं, इतने ज्यादा कॉरपोरेशंस हैं। हमारे कंसोलिडेटेड फंड्स में डिफरेंट स्थानों से जो फंड्स आता है उसका कैलकुलेशन करना है। तो जो अकाउंटिंग है, तो ये है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स को मेंटेन करना और फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ द अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स का खर्चा, ये दोनों चीजों के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण रहे, इसलिए ये सारी व्यवस्था है। इसमें ये मैंडेटरी भी है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाएगा। सभा पटल पर रखने के लिए भी प्रोसीजर दिया हुआ है कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा सीधे, और राज्यों में गवर्नर्स को सबमिट करेंगे, और गवर्नर और प्रेसिडेंट इसको विधानसभा के पटल पर रखेंगे, क्योंकि अंततः जो जवाबदेही है वो विधानसभा के प्रति है। लेकिन अब 7 साल या 8 साल हम इस रिपोर्ट में किसके पक्ष में है, या आबकारी नीति सही थी या नहीं थी, कैग ने क्या कहा और क्या नहीं कहा है, इसके मेरिट्स में अभी हम, मेरे ख्याल से जाना इस समय आपका ये विषय नहीं है। आपका ये विषय है कि यदि रिपोर्ट है, यदि ये नहीं रखी गई तो क्यों नहीं रखी गई, क्या इसमें प्रोविजन ऐसे हैं कि इसको रखना बहुत आवश्यक है। तो निश्चित तौर पर संवैधानिक प्रावधान, और इसके बाद में एक 1971 का एक एक्ट भी है इसके संबंध में, उसमें एक बहुत विस्तृत तौर पर यह बताया गया है कि इसको सभा पटल पर रखा जाता है। अब इसके बनाने की भी प्रक्रिया, जैसे आपने भी कहा कि पहले कुछ भी चीज प्रूव नहीं हो पाई, इसके बनाने की भी प्रक्रिया, इतने जब भी कोई पैरा सीएजी की रिपोर्ट में सम्मिलित होता है तो ऐसा नहीं होता है कि बस किया और कर दिया गया। एक्चुअली उसमें बहुत काल्पनिक फिगर्स भी रहते हैं। जो आप 2G और 3G के घोटाले की जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली यदि ऐसा होता तो इतना लाभ होता, और ऐसा नहीं हुआ इसलिए इतना घाटा हुआ, इस परिप्रेक्ष्य में वो रिपोर्ट थी। अब ये जो रिपोर्ट है वो किस परिप्रेक्ष्य में है मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है, लेकिन सब लोग इसको अपने अपने पक्ष में कह रहे हैं। मैं देवेंद्र वर्मा जी थोड़ा तकनीकी विषय पर और आपसे रोशनी की उम्मीद करता हूं। आपने कहा संवैधानिक व्यवस्था है, यह अनिवार्यता है कि अगर कैग की रिपोर्ट आती है तो उसे सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। अगर नहीं रखती है सरकार तो इसके संदर्भ में संविधान कुछ कहता है क्या? भैया संविधान में व्यवस्था है कि 6 महीने में विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए, अन्यथा फिर जाके सरकार अस्तित्व में नहीं रहेगी। आपसे जानना ये चाहता हूं कि इसके संदर्भ में कोई व्यवस्था है? आखिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को यह सहूलियत कैसे मिली कि संविधान में अनिवार्यता है ये करने की, पर फिर भी उन्होंने नहीं किया? ये कमाल कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जब चल रही थी नहीं की गई होगी, लेकिन अब आज के राजनीतिक ऐसे वो तो 6 महीने का प्रोविजन रख दिया, इसलिए 6 महीने भी सेशन में भी हो रहा है। एक बात और आपको बता दूं, मैं बहुत ज्यादा डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा, लेकिन पहले भी ऐसा कई सरकारों में हुआ है जब कैग की रिपोर्ट्स को समय सीमा के अंदर, समय सीमा यानी बजट, जैसा आपने कहा कि बजट सेशन में रख देना है, बजट सेशन में नहीं रखा गया इसलिए कि उसमें कुछ टिप्पणियां ऐसी थी जो सरकार के फेवर में नहीं जाती थी। अब इसका भी एक प्रोविजन है, ऐसा नहीं है कि कैग की रिपोर्ट थी सभा में, उसके ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैग की रिपोर्ट्स के ऊपर प्रत्येक जो पैरा बनता है उस पैरा के ऊपर सेक्रेटरीज का एविडेंस लेती है। उनको यदि कुछ कहना होता है तो वो
बातें रिकॉर्ड में लेती है और फिर अपनी रिकमेंडेशन उसके ऊपर भी देती है। तो जो कैग की रिपोर्ट से यदि आप ये कहें कि ये बिल्कुल एकदम फाइनल है और इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि सारी व्यवस्थाएं हिमांशु जी पूरी चरमरा गई है। आप यदि देखेंगे, एक बार यही सर्वे करा लीजिए कि जब ये इन रिपोर्ट्स को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एग्जामिन करना होता है तो कितनी राज्य सरकारों में कि कौन कौन से सालों की कैग की रिपोर्ट्स को एग्जामिन किया है। 12-12, 15-15 सालों से कैग की रिपोर्ट्स को एग्जामिन नहीं किया, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि जो है ना तो मीटिंग में आते हैं ना उसके ऊपर देखते हैं। हालांकि उसमें एक जब मीटिंग्स होती हैं तो एजी का एक प्रतिनिधि भी होता है जो मदद करता है पूरा, लेकिन जब बैठकें ही नहीं करेगी कमेटियां तो कैसे होगा। तो कहीं पर 8 साल की पेंडिंग है, कहीं पर 10 साल की पेंडिंग है। तो ये कैग वाला जो सिस्टम भी है, ऐसा मेरा मानना है कि ये करीब करीब अब पैरालाइज हो गया है, कुछ होता नहीं। ये पैरालाइज हो गया है। कैग की रिपोर्ट को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने में भारतीय जनता पार्टी की सानी नहीं है। यूपीए सरकार के पराभव में कैग की रिपोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालेंगे तो कैग की रिपोर्ट की सबसे पहले भुक्तभोगी भी स्वयं भाजपा की सरकार थी। गुजरात में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की नौबत इसलिए आई थी कि उनकी विदेश यात्रा के संदर्भ में कैग की रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां हो गई थी, और जिसके चलते केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री और नरेंद्र भाई मोदी संगठन मंत्री से सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर हमें दिखाई दिए। देवेंद्र जी कुछ और जानकारी जोड़ना चाहते हैं? जी देवेंद्र जी, आप भी कुछ जोड़ ही दीजिए, दर्शक लाभान्वित होंगे। ये जो रिपोर्ट में पैरा कैसे सम्मिलित होता है और जो बाद में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो उस पैरा को ड्रॉप करने के लिए, तो मेरी एक बार एजी से मैंने पर्सनली बातचीत हो रही थी, मेरे काफी अच्छे मित्र थे। मैंने उनसे पूछा कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, आप पैरा कैसे इंक्लूड करते हैं उसमें, क्योंकि बाद में तो जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ये फिगर ऐसा है। तो उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सावधानी बरती जाती है। जिले से जहां पर ऑडिट हो रहा है वहां से हमारे सब ऑडिटर फिगर्स को, सीनियर ऑडिट ऑफिसर होते हैं वो उसको देखते हैं, उसके बाद में डिप्टी एजी उसको देखते हैं, उसके बाद में एजी देखते हैं। तो यदि जो पैरा सम्मिलित होता है, जो ये पैराग्राफ रिपोर्ट में सम्मिलित होता है, ये एकदम से ऐसा ही नहीं हो जाता, बहुत स्क्रूटनी के बाद में होता है। और फिर जब रिपोर्ट में भी सम्मिलित होता है तब सेंट्रल के एजी ऑफिस के वहां से इसके ऊपर डिस्कशन करके और पूरी सावधानी बरतते हुए ये पैरा इंक्लूड करते हैं। लेकिन बाद में ये जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, एजी के समय तो सारी जानकारियां देते, जब ऑडिट चलता है तब जानकारियां देते नहीं है या आधी अधूरी जानकारी देते हैं। और जब परीक्षण, जब पीएससी के सामने जब ये मामला आता है या पीयूसी के सामने जब मामला आता है तो फिर आके कहते हैं कि वो हमारी जानकारी जो उस समय थी वो आधी अधूरी थी, अब ये, और इस प्रकार से ये पैरा को फिर बाद में डाइल्यूट कर देते हैं ये लोग। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये अच्छा है कि दिल्ली की सीएजी की रिपोर्ट्स इतने सालों तक नहीं रखी। इसके बहाने मेरे को लगता है यदि इसके ऊपर एक डिस्कशन चालू हो कि कैग की रिपोर्ट्स को कैसे प्रभावी बनाया जाए, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तो हो सकता है शायद एक अच्छी शुरुआत यहाँ से, तो शायद एक अच्छी शुरुआत हो जाए। और मुकेश जी तो मौन साध गए जब हमने पूछा कि केंद्र सरकार की नीतियों के संदर्भ में भी कैग की कई टिप्पणियां हैं। मुकेश जी उसमें कुछ बोले नहीं। देवेंद्र जी, आपकी उम्मीदों को समर्थन नहीं मिला। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सम्मानीय प्रवक्ता थे। लेकिन मेरे साथ में है प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका मन कितना दुखी है, आपकी आत्मा कितनी आहत है और आपका मनोबल कितना हताश है इस बात को लेकर कि जिनके साथ वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद एक दशक पहले जोड़ी गई थी, कैग की रिपोर्ट में क्या है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो सत्ता में थे वो कैग की रिपोर्ट जनता के बीच लाने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके संदर्भ में आप किस अनुभूति के साथ हैं, इस पर आपकी टिप्पणी है। जी शुक्रिया द्विवेदी जी। देखिए, उम्मीद टूटना या निराश होना, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम व्यवस्था को कितना समझते हैं, हम किसी के वायदे को और उस वायदे पर अमल की वास्तविकता से कितना रूबरू हैं और आशान्वित हैं। आशा होगी तो टूटेगी। हम इसको इस रूप में देखते हैं कि पूरे देश में अगर कोई चाहे कि एक प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दे तो मुमकिन है क्या?
पूरे देश में भ्रष्टाचार हो और एक प्रदेश में भ्रष्टाचार न हो, ये मुमकिन है क्या? ये पूरे देश की संस्कृति और उस हिसाब से है। जैसे अभी कैग पर हम बात कर रहे हैं, तो सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली में देर से पेश की गई। इसके तुरंत अभी चुनाव हुआ है, मुद्दा था तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम बाकी प्रदेशों की भी रिपोर्ट तो अभी टेबल होते देख रहे हैं। एक हफ्ता पहले उत्तराखंड की हुई, दूसरे प्रदेशों की भी हुई। आप देख लीजिए साइट में जाकर के, सब बीते 5-6 महीने में बहुत सारी स्कैग की रिपोर्ट टेबल हुई और वो सब लगभग उतनी देरी से, पीरियड वही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट देर से पेश हुई। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं। 2015 में 53 सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई थी और 2023 में सिर्फ 18। आप समझिए कहां 53 नहीं, प्रेम जी, थोड़ा आप मेरे सवाल के साथ में ज्यादती कर रहे हैं। भाजपा क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, टीएमसी क्या करती है, समाजवादी पार्टी क्या करती, ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है। मेरी चर्चा के केंद्र में यह है कि ये सब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पुरोधाओं के अनुसार चोर थे, जिन्होंने इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को भ्रष्ट कर दिया था। अरविंद केजरीवाल और उनके साथी इस ऐलान के साथ हमारे बीच में आए थे कि हम इसे बदलेंगे, जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे, एक पारदर्शी व्यवस्था का निर्माण करेंगे। कोई नई व्यवस्था बनने तो दूर, जो एक व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों के तहत थी, उस पर भी पानी डालने का काम हुआ। बात केवल 1 साल के संदर्भ में नहीं है। कैग रिपोर्ट तो कई वर्षों से प्रस्तुत नहीं की जा रही थी, ये भी निकल कर आया। 2017-18 से कैग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से परहेज बढ़ता, ये बात निकल कर आई। इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए प्रेम कुमार जी। इस पर उन लोगों के संदर्भ में टिप्पणी चाहिए जिन्होंने ये भरोसा दिलाया था और जिनको एक तरफा जन समर्थन मिला था। कितने उदाहरण है आपके पास कि दिल्ली जैसे राज्य में 70 में से 67 सीट, 62 सीट, 55% वोट। प्रेम जी, देखिए ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्मे आंदोलन से बनी पार्टी रही, इससे अपेक्षा लोगों की अधिक थी। ये बात सही है। तो हम अगर सिर्फ नैतिक पक्ष को लेकर बात करें तो हम तमाम सवाल उठा सकते हैं और जनता ने फैसला भी दे दिया है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस भी इसी देश में बीजेपी ने नारा दिया था। भाई 14 में बीजेपी भी देश में आई थी, केवल आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर आई थी, आम आदमी पार्टी स्टेट पर आई थी और दोनों ने देश बदलने का नारा दिया था। तो हम तो ज्यादती अरविंद केजरीवाल से ही कर रहे हैं ना, कि केवल एक से ही सवाल कर रहे हैं। मेरा यहां पर यह बोलते हुए कहना है, सीएजी की रिपोर्ट में नुकसान शब्द का इस्तेमाल होता है, भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। नहीं प्रेम जी, मैं भाजपा प्रवक्ता की भूमिका में तो नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के एजेंडे अलहदा थे। भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ कश्मीर से धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति की बात करती थी। भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती थी तो राम मंदिर के संदर्भ में करती थी, और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता थी तो समान नागरिक संहिता के संदर्भ में थी। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जो बात करते थे वो सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार की समाप्ति के संदर्भ में करते थे। इसलिए आपसे सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस एक कोशिश से अपने पैरों पर नहीं बल्कि गर्दन पर कुल्हाड़ी मारी है? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। जी, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करते हुए, जितने मुद्दे आपने बीजेपी से जोड़कर बताए वो मुद्दे उनकी घोषणा पत्रों में, उनके चुनाव कार्यक्रमों में पहले भी रहा करते थे। लेकिन 2014 में बीजेपी और जो नई पार्टी आम आदमी पार्टी हुई, उन सबका आंदोलन एक था। एक आंदोलन के कोख से एक राजनीतिक धारा निकली और फिर वो सत्ता बदली। एक बात इतना बोलते हुए, दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी से एक्सपेक्टेशन है, थी, निराशा हुई, इसको हम कहां इनकार करते हैं। लेकिन तीसरी बात यह भी है कि सीएजी की रिपोर्ट के जो है उसको भ्रष्टाचार बता करके पेश जो किया जा रहा है, इसमें हम जल्दबाजी कर रहे हैं। उसमें जो 2002 करोड़ का जो घाटा है
और नई पॉलिसी अपनाने और पुरानी पॉलिसी की जगह नई पॉलिसी अपनाने, उसको पूरी तरह लागू नहीं होने देने के कारण से वो छिपा हुआ है। उसकी जो आम आदमी पार्टी का भी तर्क है कि उसमें एलजी ने उस पर रोक लगा दी। क्या था, मैं भी अपनी तरफ से बोलूं तो अधिक से अधिक क्षेत्रों में शराब बिके, इसके लिए वो नीति नहीं लाई गई। हम नैतिक सवाल उठा सकते हैं कि शराब बेचने थोड़े आए थे आम आदमी पार्टी और सरकार इसलिए बनाई थी, हम नैतिक सवाल उठेगा। लेकिन शराब सरकार बेचती है और इसने उससे राजस्व बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी लाई और इसको एक्सटेंड किया नए एरिया में, लेकिन उसको एक्सटेंशन पर एलजी ने रोक लगा दी। तो अब भारी नुकसान हो तो इसके लिए उसको नीति वापस लेना जरूरी था, नहीं वापस लेते तो और नुकसान होता। तो कुल मिलाकर प्रेम कुमार जी की दलील है नीति के संदर्भ में, एलजी के द्वारा दी गई रुकावटों के संदर्भ में। देखिए, मैं वापस वैभव श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। आतिशी मुख्यमंत्री रही, आप बता भी रहे थे बड़े गर्व था, उन्होंने तो रिपोर्ट भेज दी थी 12 दिसंबर को या 14 दिसंबर को, अभी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में। उन्होंने कमाल की दलील दी। उन्होंने कहा देखो कैग की रिपोर्ट आई, इससे साबित हो गया कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उसकी नीति गलत थी, उसमें भ्रष्टाचार था, हमने रोका। जब कोई कागज नहीं होता था तो आप दलीलें देके बता देते थे कि इसमें इतना भ्रष्टाचार, ये इतना बड़ा चोर। आपके पास तो कैग की रिपोर्ट साल भर पहले से इस संदर्भ में थी, 300 साढ़े 300 दिन पहले। किस बात में इतने व्यस्त हो गए थे कि इतना बड़ा हथियार था और चलाए भी नहीं, या वो हथियार आपको ही ध्वस्त कर दे रहा था इसलिए दबा कर बैठे थे? वैभव जी कुछ विस्तार से बताइए ना। नहीं, मैं रिपोर्ट की टाइमलाइंस पे रिपोर्ट इस समय नहीं प्रस्तुत हुई, ये मैंने आपको अभी भी अपने स्टार्टिंग ओपनिंग रिमार्क्स में भी रीजन बताया। हम उस पर डिफर हो सकते हैं, मे बी आपको रीजन वो रीजन आपको नहीं सही लग रहा हो। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं हिमांशु जी, मैं फिर से कह रहा हूं, कैग की जो रिपोर्ट पेश की गई इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र है कि किसी प्रकार का कोई भी अनुमानित भी करप्शन था। अनुमानित जो भी लॉस हुआ, लॉस टू एक्सचेकर हुआ, वो किस वजह से हुआ? क्यों? क्योंकि 3 लोगों ने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने नहीं दिया, जैसे कि एलजी साहब, सीबीआई और ईडी। इन 3 लोगों ने इस पॉलिसी को 21-22 के लिए ड्यूरेशन के लिए थी और उस पॉलिसी को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया। लेकिन इसके बावजूद 1 साल के अंतर्गत अगर 4108 करोड़ से लेकर 6500 करोड़ तक चला जाता है मुनाफा, इसमें लॉस कहां है? हमने जो भी किया, पहली बात तो ये पॉलिसी पे रिटर्न है, ये रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है। जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई वो एक डॉक्यूमेंट, एक पन्ना था, एक पेपर था जिसके तहत लाई गई। अब उस पॉलिसी में अगर कोई कमी निकाले भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी एट पार एक्सीलेंस नहीं होती, उसमें कुछ चीजें नए तरीके से ऐड की जाती हैं ताकि और रेवेन्यू या सरकार को फायदा दिया जा सके। लेकिन करप्शन कहां है? मतलब इसमें लॉस कहां हुआ? हमने तो मुनाफा बढ़ाया और सेम टू सेम पॉलिसी आज पंजाब में चल रही है, जो 65% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और हिमांशु जी एक चीज और में आज जो आप नैतिकता की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए, याद करिए 2022 में जब पंजाब में हमारी सरकार बनी थी, 2023 में भगवंत मान जी की सरकार ने अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर को हटा दिया था, हमने पार्टी से एक्सपेल कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगे थे। और ये बात मीडिया ने नहीं आरोप लगाए थे, ये हमको सूचना मिल गई कि इस तरह की कोई एक्सचेंजेस हो रहे हैं या इसकी संभावना, हमने उनको एक्सपेल कर दिया कैबिनेट मिनिस्टर से और पार्टी से भी। तो नैतिकता के पैमाने पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आज भी उसी तरह से हैं। हम आज भी उसी एंटी करप्शन मुहिम को लेकर चलते हैं। और मान लीजिए दिल्ली की जनता ने जो भी हमारे लिए फैसला दिया, हमें एक मजबूत विपक्ष के तौर पे रखा है, हम उसको सिर माथे पर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद, अच्छा एक बात बताओ, अन्यथा ना लो तो आप वैभव जी, अभी भी आप अरविंद केजरीवाल को ईमानदार और कट्टर ईमानदार मानते हो, या अरविंद केजरीवाल आपके लिए रोल मॉडल है, उनकी बात आपके लिए पत्थर की लकीर है? और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जनता अगर मुझे ईमानदार समझती है तो मुझे वोट देना, मुझे बेईमान समझते हो मुझे वोट ना देना। परिणाम बता रहा है, अरविंद केजरीवाल को जनता ने ईमानदार नहीं माना। वैभव जी जनता के फैसले के साथ है या अपने नेता के साथ है? नहीं मांशु जी, सबसे पहले तो इस जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे अच्छी बात होती है कि जनता एक वास्तविक आपका रिजल्ट तय करती है, आपके लिए वो जनता का जो भी फैसला है सिर माथे पर। लेकिन मैं फिर से कह दूं,
आम आदमी पार्टी अपने पुराने रुख, एंटी करप्शन के रुख पे और अपने जो भी हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे आज भी कायम है। हम भगवंत मान जी की जो पंजाब में सरकार आप आप घुमा रहे हैं मुझे। मेरा सवाल तो बड़ा सीधा स्पष्ट है। अरविंद केजरीवाल को जनता के स्तर पर बेईमान मान लिया गया है। वैभव जी जनता के साथ में है या जनता के खिलाफ है? हिमांशु जी, ये मैं फिर से कह दूं, ये तो कहीं से भी स्टैब्लिश नहीं होता है। इस तरह से तो मैं बताऊंगा कितने नेता चुनाव जीतते हैं, कितने चुनाव नेता हारते हैं, तो उससे क्या करप्ट हो जाते हैं? जी तो हार का विषय नहीं है ना, दांव पर किसने क्या लगाया ये महत्वपूर्ण है। जुए तो मैं तो कई लोग हारे, पर युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को लगाया तो उसके अनुसार देखा गया। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अपने ईमानदारी के सर्टिफिकेट को दांव पर लगाया था, इसलिए आपसे सवाल कर लिया। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे हर सवाल का उत्तर दें, आप चाहें तो इसे पास भी कर सकते हैं। हम आपसे एक एक ना, मैं किसी प्रश्न से कभी भागा हूं, आपके चैनल पे बहुत बार आया हूं ना, आज तक कोई प्रश्न से डॉज किया है, मैंने हर बात का जवाब दिया है। मैं फिर से कह रहा हूं, जनता का जो भी फैसला था फिर माथे पर, लेकिन हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का जो हमारे फाउंडिंग प्रिंसिपल थे, हम आज भी उसमें कायम है। हमारी एक राज्य में सरकार है, हम नेशनल पार्टी है, हम उसी धारणा पे चल रहे हैं। हम उसी धारणा पे चलते हैं। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए मुकेश जी के पास आता हूं। मुकेश जी, अब क्या कैग की रिपोर्ट सरकार परिवर्तन के लिए अचूक हथियार रहती है, यहीं पर ठहर जाएगी? इस कैग रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई की उम्मीद करें? देवेंद्र वर्मा जी बता रहे हैं जहां पर आपकी सरकार है वहां पर भी आप इन रिपोर्ट का कुछ करते वर्ते नहीं है। आपके विधायकों को फुर्सत भी नहीं रहती उसमें शामिल होगा कोई कार्रवाई वारवाई करने की, ऐसा कहीं दिखा नहीं। क्या उम्मीद करें आपसे, कुछ करेंगे वरेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि देश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया, डॉक्टर हिमांशु, अगर कोई संवैधानिक संस्था गलत काम करती है या संविधान का ब्रीच करती है तो उसका संज्ञान जो है यहाँ पे जुडिशरी लेती है। तभी हाईकोर्ट ने इनको डायरेक्शन भी दिए थे कि आप सीएजी की 151 आर्टिकल के अंदर आप ये रिपोर्ट पटल पर डालिए। इन्होंने उसको करते रहे लगातार। जो आप ही ने खुद कहा कि इनकी लिकर पॉलिसी में इतनी खामियां थी, नॉन कंफर्मिंग एरियाज में इन्होंने लाइसेंस दिए, मंदिरों के सामने लाइसेंस दिए, पाठ्यशालाओं के सामने इन्होंने लाइसेंस दिए, तो और उसके बाद इन्होंने विड्रॉ किया। जब सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाला था, कैबिनेट से अप्रूवल लिया कि नहीं लिया कुछ पता नहीं। इस प्रकार से जो है मोबाइल फोन के थ्रू लाभार्थी को जो है पॉलिसी भेजी गई और उनसे उनके जो है कमेंट्स मांगे गए। तो देखिए, कोलैबोरेटरी एविडेंस होता है क्रिमिनोलॉजी में। ये नहीं कि आपने एक सीएजी की रिपोर्ट ले ली, लेकिन इसके पीछे जो इनकी दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो वहां पर लेकर के और 3-4 बार इनके मंत्री बाहर अंदर जा चुके हैं, ये कोई प्रूव नहीं कर पाया। अभी तो ट्रायल शुरू होगा। अभी तो ट्रायल ने जो है ठीक है, इनको बेल दी थी, इनको राहत मिल गई। जो भी करें, आप एक बात ध्यान रखना मुकेश जी, आपकी जानकारी बता रहा हूं। वो आयुष्मान योजना के संदर्भ में कैग ने रिपोर्ट दी है। 7.5 लाख मोबाइल नंबर, एक ही नंबर 7.5 लाख लोगों के लिए आयुष्मान योजना में। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जब शराब पर काम कर रहे थोड़ा आयुष्मान में भी काम कर ले। बहुत बड़ी योजना है नरेंद्र मोदी जी की आम आदमी के लिए। पर मैं अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए आता हूं। देवेंद्र वर्मा जी, आपकी टिप्पणी चाहिए। इस कैग रिपोर्ट का अंजाम, इसके संदर्भ में आपका अनुभव कुछ बोलता है? तकरीबन 4 दशक का आपका संसदीय कार्य का अनुभव है, क्या कहते हैं? काम तो पहले हो चुका, कैग रिपोर्ट तो ठीक है आ गई, जो काम होना था वो काम तो पहले हो चुका। सत्ता परिवर्तन दिल्ली में पहले ही हो चुका। रिपोर्ट केवल सत्ता परिवर्तन का ही उसका एक रिजल्ट है, बाकी तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया, यही इसका निष्कर्ष आने वाला। तो कुल मिलाकर इसको लेकर कोई बड़ी उम्मीद नहीं बांधी जा सकती है। लेकिन प्रेम कुमार जी, एक राजनीतिक भविष्यवाणी आपसे चाहिए। क्या ये कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भविष्य में भी परेशान करेगी, या जो परेशानी उनके हिस्से आनी थी आ चुकी, अब आगे बढ़े? देखिए, मुझे लगता है कि कैग की रिपोर्ट से जितना नुकसान हुआ है वो हो चुका है। अब सत्ता 5 साल बाद ही होगा। इस बीच तो और भी कैग की रिपोर्ट आएगी, तो उसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा जो सत्ता में है। तो जिस शिद्दत के साथ, जिस हिम्मत के साथ अभी बात हो रही, वैसे ही आगे बात होगी, तो अब परेशानी जो है उधर शिफ्ट हो जाएगी, मुझे लगता है। तो कुल मिलाकर बातचीत का निष्कर्ष ये कि कैग रिपोर्ट अपनी सुविधा के अनुसार हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। अभी तो हथियार चलाने वाले पर निर्भर करता है कि वो इस हथियार को कितनी निपुणता के साथ चलाता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। क्या विपक्षी दल इस हथियार के संदर्भ में अपनी विशेषज्ञता दिखा पाएंगे, ये सवाल है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक घटना से
हमारी उन उम्मीदों को धक्का पहुंचा है जिनमें हम एक पारदर्शी प्रशासन की उम्मीद देश के संदर्भ में बांधते हैं। क्या इसके लिए हमें फिर से किसी नए मसीहा का इंतजार करना होगा, या आम आदमी पार्टी के इस हश्र को देखकर वर्तमान में अन्य राजनीतिक दल हैं वो सबक लेते हुए कोई पारदर्शी व्यवस्था बनाने की कोशिश देश और प्रदेश में करेगी? सवाल है, आने वाला समय इसको उत्तर देगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। उलझन भरा ये विषय था। उलझन को ही व्यक्त करता शायर कहता है कि रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, रखना है कहीं पाँव तो रखो हो कहीं पाँव, चलना जरा आया है तो इतराए चलो हो। कली मिला के उलझन के संदर्भ में। तो अब मुझे दिया, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ।